महासागरीय परिसंचरण कल तक हमने पढ़ा था पावने और क्या बोलता है उसको, 2-3 टॉपिक पढ़ लिए थे इस चैप्टर के। उसके बाद है हमारा महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर ये नंगे पैर चलने से जादुई अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, ये सब सम्मोहित करती है। ताल, झील, विपरीत, शांत जल विपरीत महासागरीय जल। ताल और झील के विपरीत, ताल और झील का जल जो होता है शांत होता है, उसके विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागर में कितने प्रकार की गति होती है, उसको कितने इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तरंग, ज्वार भाटा आ गई, और धाराएं। 3 तरह की गतियां हैं, तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। ठीक है ना। और ये म्यूट कर लो सब, बर्तन वर्तन धुलने लग रहा है। ठीक है, अब पहला हम पढ़ेंगे तरंग क्या होती है। ठीक है, तरंग कैसे बनती है। जैसे कि आपका ये समुद्री सतह है, ठीक है, और जब इसके ऊपर से हवा चलती है तो क्या करती है, इसको इस तरह से तरंग बना देती है। ठीक है, पानी जो होता है तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितना तेज पवन होगी तरंगे उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, समुद्री तट पर गेंद खेलते समय गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, आपने देखा होगा कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट जाती है। जब महासागरीय स्तर पर सतह पर जल लगातार उठता गिरता है तो उसे तरंग कहते हैं। महासागरीय सतह पर जब जल लगातार उठता और गिरता है, इस तरह से उठेगा फिर गिरेगा, फिर उठेगा फिर गिरेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, तरंग बोलते हैं, महासागरीय तरंग बोलते हैं। ठीक है, तूफान में तूफान में तेज वायु के चलने से विशाल तरंगे पैदा होती है। मैंने ऊपर ये भी बताया था यहाँ पे कि जितना तेज पवनें होंगी उतनी ऊंची तरंगे, उतनी बड़ी तरंगे होंगी, और तूफान के समय विशाल तरंगे बनेंगी। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ जाती है, जिसे सुनामी कहते हैं। किन कारणों से, जैसे भूकंप आ गया, या फिर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी फटा कहीं पे, या फिर जल के नीचे भूस्खलन हुआ। ठीक है, जैसे आपका ये महासागर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अचानक भूस्खलन हुआ तो जितना ये, मान लीजिए बहुत ज्यादा मात्रा में पहाड़ का कुछ पत्थर का कुछ टुकड़ा या मिट्टी का बड़ा टुकड़ा, ये महाद्वीप है, ये जल है, ये नीचे गिरेगा यहाँ पे तो जल विस्थापित होगा ये। ठीक है, तो इससे बहुत ऊंची, बहुत बड़ी बड़ी तरंग बनती है। जो तरंग एक बार बन गई वो आपको फिर उसकी तरफ जाएगी, क्या कहते हैं, दोनों तरफ तरंगे बनेगी ना, तो ये तट की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, और तट की तरफ बढ़ती है तो ऊंची हो जाती है। जब ये जितना नजदीक पहुंचती चली जाएगी उतना ये इसका जो ये दूरी जो है छोटा होता चला जाएगा और उसकी हाइट उतनी ही ऊंची होती चली जाएगी। ठीक है, तट के पास पहुंच के बहुत ऊंची बन जाती है, फिर यहाँ टूट जाती है, और टूट के फिर पानी पूरा जमीन पर काफी दूर तक पानी पानी चल जाता है, तो सुनामी कहते हैं। ठीक है ना, इसको सुनामी कहा जाता है। ये तो हो गया भूस्खलन। मान लीजिए यहाँ भूकंप आया कहीं पे, ये इधर भूकंप आया कहीं पे, ठीक है, उसके कारण भी अगर इसमें इसमें क्या कहते हैं तरंग बनी तो वो भी आगे जाके सुनामी बन सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी भूकंप से सुनामी बन जाए, सभी भूकंपों से सुनामी बन जाए जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है इन कारणों से सुनामी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सुनामी कहते हैं। अब जब ये तरंगों की ऊंचाई, जब ऊंचाई जो होती है 15 मीटर से ऊपर हो जाती है तो उसे सुनामी कहा जाता है, उतनी विशाल तरंग को। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापी गई है। मतलब सुनामी की हाइट जो थी 150 मीटर थी। 150 मीटर का मतलब होता है लगभग कितना बोले, 150 मीटर आप समझते हो कि एक एक जो छोटी गाड़ी होती है वो 3 मीटर की होती है। ठीक है, तो 150 मीटर बहुत ऊपर चल जाएगा वो। ठीक है, 20-25 मंजिला इमारत के बराबर हो गया। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की से अधिक गति से चलती हैं। इनकी स्पीड देखिए, 700 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अगर ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, 160,
ठीक है, गाड़ी में भी अगर बाइक वाइक पे जाते तो उसकी स्पीड भी कितनी होती है, ज़्यादा 100, ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ, वैसे 70-60 पे चलती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तरंगे 700 की स्पीड चल रही है, और अगर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए और उसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर हो जाए, तो वो तरंगे कितना नुकसान पहुंचाएंगी वो पता ही है। ठीक है, वो तरंगे लगभग सब कुछ तबाह कर देंगी तट पे जो भी मिलेगा। 2004 के सुनामी, भारत में 2004 में एक बहुत ऊंची सुनामी आई थी, उससे बहुत अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारे देश का, उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट जो पॉइंट है, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट था, वो डूब गया था सुनामी में। यह है तांडव, पृथ्वी सुनामी पृथ्वी का तांडव है। इस 2004 की बात करें, हिंद महासागर में सुनामी तरंगों एवं पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका केंद्र जो था पश्चिमी सीमा पर था, सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। जैसे कि ये भारत है और कहीं दूर इधर इधर कहीं दूर सुमात्रा है। ठीक है ना, इस तरह सुमात्रा है। तो यहाँ भूकंप आया था और इसकी वजह से 2004 में इधर और अंडमान निकोबार में सब हमारे यहाँ सुनामी आई थी बहुत ज़्यादा। इस भूकंप का जो पैमाने पर, रिक्टर पैमाने पर कितना नापा गया था, 9.0, मतलब बहुत ही ज़्यादा। 7 से ऊपर होना मतलब ये अत्यधिक विनाशकारी हो जाता है। ये तो 9 था। तो भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। जो भारतीय प्लेट है, ये जो भारत वाली प्लेट है, वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण भूकंप आ गया। ठीक है, क्यों भूकंप आया था, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। दो प्लेटें, मैंने कहा दो प्लेटें, जो धरती की सतह पर प्लेट चलती रहती है, इधर से उधर मूव करती है। तो ये भारतीय प्लेट थी, बर्मा प्लेट है। तो भारतीय प्लेट ऐसे गई थी, तो ये प्लेट बर्मा प्लेट ऐसे है, ऐसे। भारतीय प्लेट थोड़ी बड़ी है, ऐसे करके है कुछ। तो ये प्लेट इसके नीचे धंस गई। ठीक है, इससे अकस्मात बहुत बड़ा भूकंप का, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकली और भूकंप बन गया और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर विस्थापित हो गया। नीचे 10 से 20 मीटर विस्थापित हुआ है, महासागर का तल है वो 10 से 20 मीटर विस्थापित हुआ है, लेकिन इसकी वजह से ऊपर तरंग पहले इतनी बनेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती चल जाएगी और तट की तरफ जाएगी तो और ऊंची हो जाएगी। ठीक है, तो 10 से 20, एक सेंट मतलब कुछ सेंटीमीटर का विस्थापन भी एक सुनामी ला सकता है। तो ये तो 10 से 20 मीटर थी। कुछ सेंटीमीटर का विस्थापन भी जल में, सतह पर कुछ सेंटीमीटर का विस्थापन भी सुनामी जैसी चीजें ला सकता है। तो ये तो 10 से 20 मीटर है। ठीक है ना, तो महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उस तरफ बहने लगा। क्या होता है, जैसे कि अगर यहाँ ये जमीन था, मान लीजिए ये नीचे की तरफ ऐसे धंस गया, तो इसमें यहाँ पे जल भरने के लिए आएगा, फिर ये जल ऐसे उठेगा ऊपर, क्या होगा, इसी से तरंगे बनेंगी। ठीक है, फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा, इस तरह से जल हटने लगा। ठीक है, और भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की तट पर लौटा। प्लेट नीचे चलेगी तो वापस समुद्र, जो जल था समुद्री तट पर लौटा। इससे क्या हुआ, ये सुनामी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई। इसकी स्पीड कितनी थी, 800 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी तुलना व्यावसायिक विमान जो होते हैं, जो हवाई जहाज चलते हैं, वो लगभग इस गति से चलते हैं। इस गति से चलते लगभग हवाई जहाज, उस स्पीड से सुनामी आई। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूरी तरह डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो ये दक्षिणी बिंदु लास्ट पॉइंट है हमारे भारतीय सीमा का, अंडमान निकोबार का, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये द्वीप भी पानी में डूब गया। देखो, इस चीज से पूरी तरह डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप का अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान के द्वीप की तरफ और दक्षिण से, जैसे कि ये हो गया आपका, ये सुमात्रा ऐसे। ठीक है, जब यहाँ से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान
एवं श्रीलंका की ओर बढ़ने लगी, ये श्रीलंका है मान लीजिए, ठीक है, इस तरफ बढ़ने लगी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई, तरंगों की लंबाई कम हो गई, और लंबाई जो होती है, जैसे कि तरंगों की लंबाई का मतलब बता रहे हैं तो ये लंबाई होती है तरंगों की और ये ऊंचाई होती है। तो जब जब आगे बढ़ती है, तट की तरफ तरंगे बढ़ती हैं, तो लंबाई जो होती है कम होती चली जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है, फिर बहुत ऊंची हो जाती है, ठीक है ना। जब तट की तरफ जाती है तो लंबाई कम हो जाएगी और ऊंचाई बढ़ जाएगी। उसके बाद है जल की गहराई भी कम होने के कारण इसकी गति इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई, गति कम हो गई, ठीक है। समुद्री तट से सुनामी लगभग तरंगे 3 किलोमीटर की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप यहाँ से तरंगे थी लगभग 3 किलोमीटर अंदर तक वो हुआ, पानी गया, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और अंडमान सर्वाधिक प्रभावित हुए, लगभग 10,000 लोग मारे गए थे उस टाइम, ठीक है। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन सुनामी के संकेत मिल जाते हैं, सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे देखो, जब आप समुद्री तट पर है, मान लीजिए आप समुद्र के किनारे गए, ठीक है, ये समुद्री तट है, ठीक है ना, आपको नीचे तो समुद्र का तल तो दिखाई नहीं देगा आपको, आप समुद्री तट पे यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से पानी शुरू है, अचानक आपको लगा कि ये पानी जो है अचानक से पीछे की तरफ खिसक गया है, ठीक है, यहाँ तक आ गया पानी, मतलब कहीं विस्थापन हुआ है बहुत बड़ा, कहीं कहीं लहर बनी है, तो ये पानी अचानक से पीछे की तरफ खींच गया। समझ लीजिए कि थोड़ी देर बाद वापस पानी जब आएगा तो सुनामी की तरह आएगा, तो इसलिए सुनामी का पता लग जाता है, सुनामी आने वाली होती है तो उसका पता 3 घंटे पहले लग सकता है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है लेकिन हिंद महासागर में सुविधाएं अभी ज्यादा नहीं है, ठीक है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है, प्रशांत महासागर में बहुत ज्यादा सुनामी आती है, क्योंकि प्रशांत महासागर में भूकंप ज्यादा आते हैं, हिंद महासागर में भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है, ठीक है। हिंद महासागर में भूकंपीय क्रिया कहाँ होती है ज्यादातर, जहाँ सुमात्रा मैंने बताया, भारत ये हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये अंडमान निकोबार हो गया, सुमात्रा थोड़ा दूर है हमसे, ठीक है, सुमात्रा थोड़ा दूर है, और यहाँ तक सुनामी आते आते आपने देखा कि सात उसकी स्पीड कितनी हो गई थी, 700 से घट के 70 हो जाती है, क्योंकि पानी यहाँ पे छिछला है, थोड़ा सा पानी उतना गहरा नहीं है, तो सुनामी की तरंग उतनी ऊंची नहीं बन पाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है, जैसे 2004 में क्या हुआ था, सुनामी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि भूकंप ही 9.0 का आया था, भूकंप 7 से ऊपर नहीं आता नॉर्मली, बहुत ज्यादा हो जाता 7 से ऊपर, लेकिन 9 का आना तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो सुनामी का आपको तट पे कैसे पता लगेगा, आप तट पे खड़े हैं, यहाँ पे तट है, ये पानी, तट था, ये पानी यहाँ तक था पहले, ठीक है ना, आप देख रहे हो पानी यहाँ तक था, उथल पुथल हो रखा था, थोड़ी देर बाद अचानक से, मतलब कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनट के अंदर ही पानी पीछे की तरफ चला गया, ये सारा हिस्सा फिर से खाली हो गया, यहाँ रेत रेत दिखाई देने लगी, पानी यहाँ चला गया, तो मतलब इतना जल विस्थापित हुआ कहीं समुद्र में अचानक से, जल का विस्थापन होने से ही सुनामी आती है, कहीं जल थोड़ा विस्थापित हुआ है तो उसकी जगह ले लेती है पानी, फिर वो आगे जाके लहर बन जाती है पूरी, होता है ना। तो कहीं जल विस्थापित हुआ है, इसका मतलब है कुछ देर बाद जल वापस आएगा और बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत ऊंचाई से आएगा, तो फिर उसका मतलब सुनामी आने वाली होती है, तो ये एक चेतावनी का काम करता है, ठीक है, ये एक तरह से चेतावनी का काम करता है। ये देखिए सुनामी से कितनी हानियां होती है, सुनामी के रास्ते में कुछ भी आता है वो सब कुछ उड़ा देता है, लगभग अगर जो पानी की गति है, इतना सारा पानी एक साथ जब किसी के ऊपर टूट पड़ेगा तो इमारतें तक गिर जाती हैं। 2004 में जो सुनामी ने इस तबाही मचाई, वो पिछले कई 100 वर्षों से सर्वाधिक विनाशकारी थी, मतलब कई 100 साल बाद इतना भयंकर सुनामी आई थी। हिंद महासागर में निरीक्षण और आरंभिक चेतावनी की प्रणालियां तटीय निवासियों की जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। किन कारणों से संपत्ति की ज्यादा हानि होती है, एक तो आरंभिक चेतावनी की कमी है वहां पे, दूसरा लोग जागरूक नहीं थे उस समय, अब लोग ज्यादा जागरूक है, अब सुनामी आती है तो उतना विनाश नहीं होता है, ठीक है। सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या है,
तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है, जल एक तरफ से गायब होने लग जाता है। यहाँ जल यहाँ था, अचानक से वो गायब होकर इधर आ गया, मतलब बहुत पीछे खिसक गया। जल का क्षेत्र था, अचानक से बहुत ज्यादा पीछे खिसक गया, मतलब कई कई 100 मीटर पीछे खिसक जाएगा जल अपने आप ही, बिना कुछ एकदम शांति से। इसका मतलब है कि सुनामी आने वाली है। फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। फिर यहाँ पे जैसे पीछे खिसका, उसके थोड़ी देर बाद ही पूरा विनाशकारी तरंगे आएंगी। तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर अब क्या करते हैं लोग कि अरे इतना पीछे चला गया, फिर वो खड़े होकर देखने लग जाते हैं उसको, उन्हें लगता है कि जादू होने वाला है। फिर अचानक से सुनामी आते हैं, उनको भागने का मौका नहीं मिलता। ठीक है ना। उसके बाद है दूसरी तरह की तरंगे, कौन सी थी, हमने पहली तरंगे पढ़ ली। ठीक है, महासागरीय परिसंचरण में, हमने पढ़ा था कि 3 तरह का गति होती है। तरंग होता है, फिर दूसरा क्या होता है, ज्वार। ठीक है, ज्वार भाटा पढ़ेंगे हम। ज्वार भाटा क्या होता है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब सुनामी और ज्वार भाटा में क्या अंतर है, पहला बात है कि नियम से होता है, दिन में 2 बार होगा ही होगा। और दूसरा, ये उतना जल्दी नहीं, उतना अचानक से नहीं होता है। इसके ज्वार भाटा आने में और जाने में थोड़ा वक्त लगता है, शांति से जाएगा और शांति से आएगा। ठीक है, तो दिन में 2 बार आता ही आता है शांति से। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये तट था, ठीक है, ये तट है, पहले जल नॉर्मली यहाँ रहता है, जल अगर नॉर्मली यहाँ है तो ज्वार भाटा आएगा तो धीरे 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 जल जो होगा ऊपर बढ़ता चल जाएगा, ऊपर बढ़ता चल जाएगा और सब जो भी यहाँ होगा इसको डुबा देगा। ठीक है, तो इसको ज्वार कहते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई, जितना ऊंचाई पे जा सकता है उतना ऊंचाई पे जाकर जल जो है तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतर स्तर पर आ जाता है तो उस और तट से पीछे हट जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। ठीक है, अब कुछ देर बाद क्या होगा, जब कहीं और ज्वार आएगा तो ये पानी इस नॉर्मल से धीरे धीरे यहाँ से खिसकना, पीछे खिसकना शुरू होगा और धीरे धीरे यहाँ खिसक के आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल है इसका, ये ज्वार है और ये भाटा है। ठीक है, तो नॉर्मल पानी का लेवल यहाँ था, लेकिन ज्वार जब आएगा तो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएगा, और जब भाटा जब आएगा तो पानी आराम से नीचे उतर जाएगा। ठीक है, ये सुनामी की तरह अचानक से, बहुत अचानक से नहीं होता। ठीक है, ये इसका गति बहुत धीमी होती है ज्वार भाटा की। ठीक है, तो यहाँ दिन में हमेशा 2 बार आता है, तो लोगों को पता होता है कि हाँ अब ज्वार आने वाला है, अब यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ महासागरों में नहीं आता, कई बार नदियों में भी आता है ज्वार भाटा। ठीक है, तो इसे ज्वार भाटा कहते हैं। अब ये होता क्यों है, ज्वार भाटा क्यों आता है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आया ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है, तो एक पॉइंट में आंसर, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। कैसे आते हैं, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, तो उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जल को अभिकर्षित करता है। ठीक है, अभिकर्षित करता है, जिससे कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा एकदम पास में होता है, उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। ठीक है, तीनों एक सीध में आ जाते हैं, इस समय ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है, इसे ज्वार को बृहत ज्वार भी कहते हैं, जो ऊंचे ज्वार आते हैं। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले पढ़ लेते हैं इसको। लेकिन जब ये देखो, ये कौन सा ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, बृहत ज्वार आते हैं, बृहत ज्वार। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थार्थ में होता है, जैसे ऊपर वाले में उसमें डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, महीने के चौथे हिस्से में होता है। देखो महीने, ये हो गया आपका अमावस्या। ठीक है, एक तरह से अमावस्या हो गया, आपको ये हिस्सा चांद का दिखाई नहीं देगा। ठीक है,
इस हिस्से पर परछाई पड़ेगी सूरज की, ये हिस्सा दिखाई नहीं देगा ना, सॉरी अमावस्या कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ये तो वो हो गया ना आपका सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो गया। देखो अमावस्या क्या होता है, जब आपको चांद बिल्कुल गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता, ठीक है, नया चांद बोलते हैं इसको, न्यू मून बोलते हैं, नया चांद, ठीक है। नया चांद में क्या होता है, उसके कितने दिन पे होता है, 15-15 दिन पे अमावस्या पूर्णिमा सी होती है ना, ठीक है। 15 दिन बाद क्या होगा, फिर पूर्णिमा आ जाएगी, 15 दिन बाद आएगी ना पूर्णिमा, सही बोल रहा हूँ ना, मेरे को इस चीज में थोड़ा दिक्कत है। 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाएगी अमावस्या के, तो चौथे हिस्से में जब चांद यहाँ होता है, चौथे टाइम 1/4 टाइम पे, चतुर्थार्थ में, प्रथम और अंतिम चतुर्थार्थ में यहाँ और यहाँ होता है, तो उस समय क्या होता है, चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, ठीक है। ये इधर पड़ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, इसका इधर पड़ रहा है, तो उस समय क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा आता है, निम्न मतलब कमजोर, थोड़ा मोटा छोटा ज्वार भाटा आता है, इसको क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं ऐसे ज्वार भाटा को। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, और ये जल स्तर की से को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने के लिए में भी मदद करते हैं, उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, मछुआरे बिना कठिनाई के मछली पकड़ते हैं। कुछ स्थान पर ज्वार भाटे होने से जल के उतार चढ़ाव का उपयोग बिजली बनाने, विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी होता है, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं, कैसे ज्वार भाटा कैसे आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कैसे लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए, ये अगर मान लीजिए पृथ्वी है, और सॉरी, और ये कोई दूसरा, मैंने अभी सिर्फ सूरज को लेते हैं, ठीक है, चांद को लेते हैं सिर्फ, ठीक है, चांद है हमसे बहुत दूर, लेकिन दोनों का ये इसको चांद जो है इसके गुरुत्वाकर्षण बल में ही खींचा हुआ और घूमता रहता है, ठीक है। चांद इस ये सूर्य जब सॉरी पृथ्वी जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चांद को अपनी तरफ एक उसमें खींचे हुए है, तो ये भी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, चांद भी लगाता है, ठीक है। चांद का भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यहाँ पे जो भी चीजें है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा चांद का। अब मान लीजिए पानी जो जल है, जो पृथ्वी के लगभग चारों ओर है, इस पे भी लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या, जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो ये जो जल जो है ये इस तरह से खींचने लगता है, मतलब ऐसा नहीं जमीन छोड़ के निकल जाएगा, लेकिन एक साइड से पानी जो है महासागर में ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ था, वो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से खींचेगा, नीचे चल जाएगा, ये नीचे चला गया और यहाँ ऊपर आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी खींच गया, तो यहाँ हम कहेंगे ज्वार आ गया, ठीक है, ज्वार आ गया। और यहाँ क्या आ गया, भाटा हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, पानी को एक तरफ खींच रहा है। और जब ये इसके साथ सूरज भी मिल जाता है, सूरज भी आ गया साथ में, तो यही ताकत डबल हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण वही वाली ताकत डबल हो गई। अब क्या होगा, ज्वार ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस अभी के लिए 7th क्लास में इतना ही है पढ़ने के लिए, आप इसको 11th क्लास में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसी में पढ़ेंगे ताकि टाइम ना जाए। मेन आपको इसमें पढ़ना क्या है, मेन पढ़ना है किस कारण होता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। बृहत ज्वार कब आते हैं, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, सॉरी पूर्णिमा और अमावस्या होती है तो बृहत ज्वार आते हैं, ठीक है ना, पूर्णिमा और अमावस्या होती है तो बृहत ज्वार आते हैं, ठीक है। और जब चांद अपने चतुर्थार्थ में होता है, अंतिम और प्रथम चतुर्थार्थ में होता है, तो क्या आता है, लघु ज्वार आते हैं। इस तरह से जब चांद की पोजीशन होती है इस तरह से, तो लघु ज्वार आता है। इस तरह से होगी जब दोनों का इकट्ठे बल लग रहा है तो बृहत ज्वार आएंगे। उसके बाद है अगला क्या था, दो पढ़ लिया हमने, तरंग पढ़ लिया, ज्वार पढ़ लिया। अब है महासागरीय धाराएं, ठीक है, महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय धारा, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बाल्टी को नल के पानी से 1/3 भरो, बाल्टी के एक और निम्नजन छड़ डालकर पानी को गर्म करो, दूसरी ओर
फ्रिज से निकला बर्फ डालो, एक बूंद स्याही डालकर देखोगे तो आपको दिखेगा पानी जैसे वो बोल रहा है कि एक बाल्टी पानी लो, इसमें पानी भर दो, लगभग 1/4 पानी भर दो, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1/4 पानी भर दो। अब वो कह रहा है कि एक तरफ आप एक छड़, जो पानी गर्म करने वाली रॉड आती है ना, वो डाल दो, ठीक है, और पानी गर्म करो, हल्का सा पानी गर्म पे लगा दो, और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि यहाँ छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े डाल दो फ्रिज से निकाल के। तो आप देखोगे कि पानी ना, और उसमें लाल बूंद स्याही डाल दो, लाल स्याही डालकर देखोगे तो पानी चलता और स्याही चलती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। स्याही ऐसे चलेगी, इस तरह चलेगी और ऐसे जाएगी, इस तरह से चलेगी, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पानी डूबेगा और यहाँ पानी ऊपर आएगा और ये इस तरह से जाएगा। क्यों डूबता ऊपर आता है? घनत्व के कारण, ठीक है। जैसे मैंने बोला हवा के केस में था, जो हवा वाला केस था, वायुमंडल का केस था कि गर्म हवा ऊपर उठती है, फैलती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, फैलती है। ठीक महासागर में भी ऐसा ही कुछ होता है। महासागर में ठंडा पानी नीचे की तरफ डूबता है, ठीक है, ठंडा पानी का घनत्व ज्यादा होता है, ठंडा पानी, ठंडे पानी का घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा घनत्व होता है, ठीक है, और ये डूबता है। यहाँ पानी डूबेगा तो यहाँ पानी खाली होने लग जाएगा जगह। अब कहीं पानी गर्म होता है तो वो पानी ऊपर आता है और फैल जाता है। अब ऐसा तो नहीं पानी गर्म होकर बाहर निकल जाएगा समुद्र से, ऊपर ही चला जाएगा आसमान में बिना जलवाष्प बने। कुछ पानी जलवाष्प बन जाएगा लेकिन बाकी पानी फैलेगा, ठीक है। तो गर्म पानी, गर्म पानी ऊपर उठता है और फैल जाता है। क्यों? क्योंकि घनत्व जो है कम होता है इसका, ठीक है, घनत्व कम होता है तो ऊपर उठ जाता है। और जब यहाँ ठंडा पानी नीचे गया था तो इसकी जगह लेने के लिए ये पानी आता है। अब देखो पानी का संचलन कैसे हो रहा है, हो रहा ना, ठीक है। तो पानी इस तरह से चलता है। एग्जैक्टली यही ऐसे ही नहीं चलता है, कुछ इसमें थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती है, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे उसको या ऑप्शनल लोगे तो, लेकिन मोटा मोटा यही होता है, ठीक है, मोटा मोटा इस तरह से चलता है। ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता पानी नीचे जाता है तो, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो पानी घूमता भी है पीछे की तरफ, तो कुछ ही पानी नीचे तक पहुंचता है, बाकी पानी नीचे भी नहीं पहुंचता। उसके बाद है महासागरीय धाराएं होती क्या है, पढ़ेंगे अब इसको। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में, महासागरीय स्तर पर निश्चित दिशा, धाराएं जो होगी निश्चित दिशा होगी और निश्चित गति होगी, ठीक है, और नियमित रूप से बहेंगी। निश्चित दिशा, निश्चित गति और नियमित रूप से। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय स्तर पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है, ठीक है। महासागरीय धाराएं गर्म भी हो सकती हैं, ठंडी भी हो सकते हैं। गर्म का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा उबलता हुआ पानी होगा, ये दूसरे संदर्भ में बता रहा है, एक दूसरे के संदर्भ में। जब मान लीजिए ये महासागर है, यहाँ बोल रहा है गर्म है, यहाँ ठंडा है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ उबल रहा है। यहाँ टेम्परेचर होगा मान लीजिए अगर 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हो सकता है 28 हो। 28 गर्म नहीं होता, 28 डिग्री सेल्सियस गर्म नहीं होता, लेकिन 25 के मुकाबले गर्म है, 25 के संदर्भ में गर्म है, ठीक है। तो गर्म ठंडे का एक दूसरे के संदर्भ में यूज किया जा रहा है हमेशा। एक्चुअली में उतना ज्यादा गर्म और ठंडा नहीं हो जाता कि एक जमा हुआ और एक नहीं जमा हुआ, ठीक है। गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। सामान्यतः गर्म धाराएं, जो गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः कहाँ चलेंगी, आपको कहाँ लगता है गर्म कैसे होती है? पृथ्वी, सूर्य के कारण, सूर्य की ऊर्जा के कारण। तो सबसे ज्यादा गर्म धाराएं किस तरह मिलेगी आपको? लगभग भूमध्य रेखा के आसपास, कर्क रेखा से लेकर मध्य मकर रेखा के बीच में ज्यादातर मिलेंगी गर्म धाराएं, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा यहीं आती है सूर्य की। तो गर्म धाराएं सामान्यतः भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, इधर से निकलती हैं और इधर जाती हैं, फिर यहाँ से डूबता है पानी, वापस ध्रुव की उसकी तरफ आता है, ठीक है। मोटे तौर पे क्या कहना चाहता है ये
ये अगर मान लीजिए ये आपका भूमध्य रेखा है, तो ये कहना चाहता है कि यहाँ जो गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ से महासागरीय धाराएं इस तरफ फैलेंगी, ऊपर सतह पे चलेंगी, और यहाँ जो पानी था वो नीचे की तरफ डूब के इस तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ डूबेगा और इस तरफ जाएगा। तो इस तरह से महासागरीय धाराएं चलती हैं। ये गर्म होता है और ये धाराएं ठंडी होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे चलेगा आगे। ठंडी धाराएं ध्रुवों और उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। मैंने बताया ठंडी धाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आएंगी और गर्म धाराएं निम्न से उच्च की तरफ जाएंगी। अक्षांश समझ रहे हो ना, कल के क्वेश्चन में कितनी बड़ी गड़बड़ करी थी तुम लोगों ने। सबने एक ही आंसर दिया था। क्या आंसर दिया था कि समय का सूचक क्या होता है इनमें से, समय के लिए। मेरा सही था। आपने क्या आंसर दिया? किसी एक ने सही दिया था। मेरा। एक मिनट अभी देख लेते हैं। ये रहा, ये देखो, किसी स्थान के अक्षांश उसके उसके किस चीज का सूचक होता है। आपने समय लिखा का। ए। अक्षांश समय का सूचक कैसे हो सकता है? नहीं। मैंने आंसर दिया डी। तो अक्षांश समय का सूचक होता है कि देशांतर समय का सूचक होता है? अच्छा। समय अच्छा का सूचक क्या देशांतर होता है? ओके ओके। देशांतर होता है ना। तो इतनी बड़ी मतलब ये तो एक तरह से ब्लंडर है कि सबसे कॉमन क्वेश्चन, सही बात है। सबसे कॉमन चीज हो गई अक्षांश और देशांतर। अगर गड़बड़ हो गया तो फिर अक्षांश क्या होता है? मध्य अक्षांश किस लिए है कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ रही है। ये वाला अक्षांश क्या होता है? अब मैं बोलूँ आपको सीधा सीधा ये बनाए बिना बोलूं कि 70 डिग्री अक्षांश पर चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, गर्मी होगी कि सर्दी होगी, कैसे पता लगेगा? बता सकता है कोई? अगर सिर्फ 70 डिग्री अक्षांश बोलूं तो गर्मी होगी यहाँ की सर्दी होगी? 70 डिग्री अक्षांश कहाँ होगा? 70 डिग्री अक्षांश कहाँ होगा? रिवीजन नहीं कर रहा कोई, मतलब कि इस हिसाब से तो 70 डिग्री अक्षांश ऊपर होगा ना। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 70 डिग्री यहीं कहीं होगा ना। तो जब ऊपर अक्षांश है, उच्च अक्षांश है, तो यहाँ तो ठंड पड़ती है, ठंडी पड़ेगा ना वहां पे। अगर मैं बोलूँ 20 डिग्री अक्षांश, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, ये यहीं कहीं होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा कहीं पे, तो यहाँ गर्मी पड़ रही होगी। इनके मुकाबले तो गर्म ही रहेगा ना ये चीज, ये जगह। तो अक्षांश बोलने का मतलब है, समझ जाओ कि वो ठंडा इलाका बता रहा है कि गर्म इलाका बता रहा है। अक्षांश जो है, इसीलिए यहाँ का समुद्र का पानी ज्यादा मतलब गर्म, हाँ तो थोड़ा मैं ये कह रहा उनकी हूँ, अपेक्षा। रिवीजन बहुत जरूरी है। जी। ये तो एक तरह से कॉमन हो गया, ये तो पता होना चाहिए। आगे क्लास में होता है कि ये सब चीजें डिस्कस नहीं होंगी कि अक्षांश का मतलब क्या होता है, ऊपर 70 डिग्री अक्षांश कहाँ होगा। अब मैं बोलूँ कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का अक्षांश जो 36 डिग्री है नॉर्थ, तो आपको पता लग जाना चाहिए 36 डिग्री कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। ठीक है, आप इसको अपने हाथ से जब तक नहीं बनाओगे ऐसे अक्षांश को, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैप नहीं देखोगे बार बार, तब तक ये, या ऐसे ऐसे ज्योग्राफी पॉलिटी की तरह नहीं है जो समझ के सिर्फ याद हो जाएगी। तुम कहाँ थे वो भूल गया मैं। तो हाँ, देखिए, उच्च अक्षांशों पे ठंडी धाराएं चलती हैं जो नीचे की तरफ निम्न अक्षांशों में आएंगी, और निम्न अक्षांशों पे गर्म धाराएं चलती हैं जो उच्च अक्षांशों की तरफ जाती हैं। ठीक है, जैसे एक धारा का नाम बताया लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है ठंडी धारा है, ठीक है, शीतल जल धारा है। लेब्राडोर जो है शीतल जल धारा है। ये अमेरिका के, जैसे अगर आपको, सॉरी मैप तो दिया ही होगा इसमें, खैर मैप में देख लेते हैं। लेब्राडोर हो गया। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, किसी क्षेत्र को तापमान, और ये किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराएं जिस क्षेत्र की तरफ जाएंगी, मान लीजिए यहाँ पे ब्रिटेन है, उच्च अक्षांश पे ब्रिटेन है। ठीक है, बड़ा बना दिया मैंने, छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, उच्च अक्षांश पे है। तो ब्रिटेन में ये जो पानी होगा जमा हुआ होना चाहिए यहाँ पे, लगभग हल्का हल्का बर्फ जमा होनी चाहिए। तो क्या होता है, लेकिन क्या होता है ना, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जाती है, गर्म धारा जाती है, और यहाँ के तापमान को बढ़ा के रखती है, कम नहीं होने देती। तापमान कम हो जाएगा तो जमा रहेगा, लेकिन ये गर्म